नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक से मुलाकात कर एकजुटता की व्यक्त की और उन्हें न्याय की लड़ाई में हर तरह से समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के आवास पर पहुंची है और उनसे तथा अन्य पहलवानों से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक को न्याय की लड़ाई में हर तरह से समर्थन देने का आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों ने भाजपा सांसद और तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा पीड़ितों की तरह तरह से प्रताड़ित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अभी भी आरोपी के साथ खड़ी है और उसे हर तरह से पुरस्कृत कर रही है। देश की महिलाएं इस अत्याचार को देख रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने अपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में भारत का नाम मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों का अपना ही सरकार के इस तरह से बेबस होना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री को कम से कम इस मामले में अपना अहंकार त्याग कर देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को न्याय का भरोसा दिलाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा यौन शोषण के आरोपियों के साथ है। देश अपना चैंपियंस के साथ खड़ा है। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी पहले भी आप नेता के 2 बार समन जारी कर चुकी है। हालांकि केजरीवाल नोटिस को यह कहकर खारिज कर चुके हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि इससे पहले ईडी 30 अक्टूबर को और फिर 18 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। ईडी ने केजरीवाल को 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल 19 दिसंबर को विपसेना के लिए चले गए। जानकारी के मुताबिक सीएम केजरीवाल 10 दिन तक विपसेना में ही रहेंगे। केजरीवाल हर साल विपसेना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं। इस साल भी वे 19 से 30 दिसंबर तक विपसेना में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजे जवाब में कहा कि समन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें मामले में गवाह या संदिग्ध के तौर पर या दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री अथवा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा समन 18 दिसंबर को जारी किया है, जिसे सुनिश्चित रूप से रद्द और वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ईडी को भेजे अपने जवाब में कहा कि मैं आपके समन का समय इसके पीछे की मंशा मेरे विश्वास को मजबूत करना कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्क संगत मानदंड का अधिकार आधारित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के इशारे पर अनावश्यक विचारों से प्रेरित है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोध की आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं, ताकि 2024 की शुरुआत से लेकर मध्य तक होने वाले संसदीय चुनाव से पहले अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबर बन सकूं। अगली खबर, जम्मू के अखनूर सेक्टर के सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से 4 घुसपैठियों तार की तरफ से आते दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। इस गोलाबारी में एक घुसपैठिया ढेर भी हो गया है, जिसकी लाश को आतंकियों घसीट कर ले जाते हुए देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक इन घुसपैठियों को पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। जिस वक्त ये घुसपैठिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक पोस्ट में आग लगा दी। हालांकि पाकिस्तान की यह चाल नाकामयाब रही और सैनिकों ने तुरंत घुसपैठियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें एक घुसपैठिया मारा भी गया। अधिकारियों ने भी घुसपैठ की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों ने शनिवार को तड़के घुसपैठ की कोशिश के नाकामयाब किया है। अधिकारियों ने बताया कि भारी मात्रा में हथियारों से लैस 4 आतंकियों को अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से आते हुए देखा गया। तभी जवानों ने घुसपैठों पर आतंकी पर गोलियां चलाई, जिसमें एक घुसपैठ कर रहे आतंकी की गोली लगी और वह जमीन पर गिरकर मर गया। अधिकारियों का कहना है कि मारे गए आतंकी के शव को सीधा घसीटकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी ओर लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि सर्वेलांस डिवाइस के जरिए रात के अंधेरे में इन आतंकियों को घुसपैठ करते हुए देखा गया था। बता दें कि भारत गुजरात से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हालांकि जम्मू से आगे बढ़ते ही कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत हो जाती है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के अन्नदाता किसानों का जीवन बदला है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए जो कहा वह कर दिखाया। जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक देश का विकास नहीं कर सकता है। पहली बार किसानों ने महसूस किया कि वे सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं और पहले स्थान पर हैं। यह प्रधानमंत्री ने 9.5 साल में महसूस कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के अवसर पर आयोजित
कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। इस अवसर पर उन्होंने 51 किसानों को ट्रैक्टर दिया और हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को 15 किश्त मिली है। यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को यह राशि मिली है। कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 6.5 साल में 2,25,000 गन्ना किसानों को भुगतान किया जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। अब खेती घाटे का सौदा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती और श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटा अनाज के माध्यम से किसानों को संवार रहे हैं। ये अन्न की दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। किसान हर सवाल का जवाब अब ऐप से देने जा रहा है। 2 करोड़ ड्रोन दीदी तैयार कर रहे हैं। अब ड्रोन से खेत का दवा का छिड़काव होगा। इस पर काम कर रहे हैं। मार्केट में दाम कम हो तो उपज को वेयर हाउस में रखेंगे। इसे हर ब्लॉक में खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू राजद में विलय होने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महंत बनेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा जो हिजाब पर प्रतिबंध हटाया गया है, ये महज हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, बल्कि शरिया कानून को लाने और उसे स्थापित करने का एक कोशिश है। अगर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की सरकार देश में इसी तरह से इस्लामी कानून का शरिया कानून अगर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामी कानून शरिया कानून लागू होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहूंगा कि वे हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगवाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जहां जहां है वहां इस्लामी कानून धीरे धीरे लागू हो रहा है। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने हिजाब हटाकर शरिया कानून लाने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। यह सनातन के खात्मे का एक तरह से सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है। अगली खबर, अमेरिका में खालिस्तानियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। अब भारत के इस हमले की निंदा की है और अमेरिकी अधिकारियों से मामले की तुरंत जांच और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग भी करी है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क शहर में यह घटना है। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया और यहाँ की दीवारों पर काले रंग के स्प्रे से भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लिखे हैं। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मंदिर की ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूत ने शनिवार को स्वामी नारायण मंदिर में हुए इस हमले की निंदा की और कहा कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया है। दूतावास ने मामले की त्वरित जांच और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की अपील भी की है। अमेरिका फाउंडेशन की ओर से सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई उनमें देखा जा सकता है कि मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला का नाम भी ब्लैक इंक से दिखा गया है। फाउंडेशन ने लिखा कि खालिस्तान आतंकवादी भिंडरवाले का नाम मंदिर जाने वाले को आघात पहुंचाना और इसे हिंसा का डर पैदा करने के लिए लिखा गया है। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन के मामले की जांच डेट क्राइम के तहत करने की मांग की है। मंदिर से जुड़े लोगों ने इस मामले को पुलिस से शिकायत भी की है। अगली खबर, कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने और न पहनने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्कूलों से हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। कहा है कि मुख्यमंत्री का यह फैसला शैक्षणिक स्थलों पर धर्मनिरपेक्ष प्रगति के बारे में चिंता पैदा करता है। बता दें कि सिद्धरामैया ने शुक्रवार को बताया था कि उन्होंने पहनावे और खाने की पसंद को निजी बताते हुए प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध वापस लेने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का फैसला हमारे शैक्षणिक स्थलों को धर्मनिरपेक्ष प्रगति को लेकर चिंता पैदा करता है। शिकारीपुरा के विधायक ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक की अनुमति देकर सिद्धरामैया सरकार धार्मिक आधार पर युवाओं के दिमाग को बांटने का बढ़ावा दे रही है, जिससे समावेशी शिक्षा के माहौल में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विभाजनकारी प्रथाओं पर शिक्षा को प्राथमिकता देना और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जहां छात्र धार्मिक प्रथाओं के प्रभाव के बिना शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिद्धरामैया ने कहा है कि वे शैक्षणिक संस्थानों से हिजाब की अनुमति देंगे। मुख्यमंत्री कम से कम शिक्षण संस्थानों को गंदी राजनीति से बचा सकते थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।